हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का हमारे नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिस यानी कि HAI रिडक्शंस, हैंड हाइजीन और IPC स्टैंडर्ड। यदि आप एज ए NAVH कोऑर्डिनेटर या क्वालिटी मैनेजर या फिर नर्सिंग मैनेजर वर्क कर रहे हो या फिर आप एज ए ICN भी वर्क कर रहे हैं तो ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हम आपको इन्फेक्शन से रिलेटेड जो भी बेसिक फंडामेंटल है उसके बारे में एक्सप्लेन करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शंस की। भाई पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाई जो आपका HAI है, पहले तो HAI की फुल फॉर्म होती है हेल्थ केयर एसोसिएट इन्फेक्शंस, ठीक है। सेकंड, आर इन्फेक्टेड एक्वायर्ड एंड पेशेंट ड्यूरिंग द स्टे। अब ये इन्फेक्शन पेशेंट को होता कब है। देखो सपोज करो कोई पेशेंट है आपकी जनरल आईसीयू में एडमिट है। जब वो पेशेंट एडमिट होगा आईसीयू में तो उस टाइम पे उसे AHI होने के चांसेस रहते हैं, यानी हेल्थ के एसोसिएट इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। तो वहाँ पे आपको कुछ गाइडलाइन फॉलो करनी होती है जिससे कि आप पेशेंट को इस इन्फेक्शन को होने से बचा सके, ठीक है। नेक्स्ट, HAI का से होता क्या है। देखो सबसे पहले क्या होता है, यदि आपके डिपार्टमेंट में HAI यानी इन्फेक्शन बढ़ रहा है, इन्फेक्शन बढ़ने से क्या होगा, लोग ज़्यादा बीमार होंगे, ठीक है। उसके बाद उनकी डेथ बढ़ेगी। भाई जब इन्फेक्शन फैलेगा तो अगर आपके 10 पेशेंट हैं वो इन्फेक्टेड है तो उसमें से 200 से 300 ऐसे हैं जो कि एक्सपायर हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हॉस्पिटल स्टे, आपको पता है कि कोई पेशेंट आपके आईसीयू में एडमिट है, वो 3 या 4 दिन के बाद में वो डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब आपके यहाँ पे इन्फेक्शन ज़्यादा है तो वो क्या करेगा, वो लॉन्ग टाइम तक वहाँ पे रुकेगा। 10 दिन भी हो सकते हैं, 115 दिन भी हो सकते हैं। नेक्स्ट, कॉस्ट, अब रुकेगा तो उसकी कॉस्ट पड़ेगी। तो ये अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हेल्थ एसोसिएटेड इन्फेक्शन इंक्रीज होता है तो मॉर्बिडिटी, मोर्टेलिटी, हॉस्पिटल स्टे और जो कॉस्ट, ये चारों चीज़ों पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट, इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल प्रैक्टिस आर एसेंशियल टू रिड्यूस HI एंड इंश्योर पेशेंट सेफ्टी। देखो क्या होता है, यदि हम इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल प्रैक्टिस को फॉलो करें तो इससे होगा क्या। सबसे पहले तो पेशेंट्स की सेफ्टी के ऊपर वर्क होगा, और जब आपको पता पेशेंट की सेफ्टी के ऊपर वर्क होगा तो वहाँ पे ऑटोमेटिक हेल्थ केयर एसोसिएशन एसोसिएट इन्फेक्शन जो कम हो जाएगा। कैसे, देखो बताता हूँ। जब आप इस गाइडलाइन को फॉलो करोगे, आप प्रॉपर हैंड हाइजीन प्रोटोकॉल फॉलो करोगे जो कि WHO की गाइडलाइन को फॉलो करता है, ठीक है। दूसरा, जब भी आप किसी पेशेंट के पास जाओगे तो आप प्रॉपर PP किट को यूज़ करोगे जिससे कि इन्फेक्शन एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट के पास में ना जाए, ठीक है। जब आप इस तरह से प्रोटोकॉल को फॉलो करोगे तो इन्फेक्शन क्या होगा भाई, कम होगा, और जब इन्फेक्शन कम होगा पेशेंट की सेफ्टी बढ़ेगी। नेक्स्ट, व्हाट आर HAI, भाई जो आपका हॉस्पिटल एसोसिएट इन्फेक्शन होता क्या है। देखो सबसे पहले इसमें आपको देखना, इन्फेक्शन दैट डेवलप 48 आवर्स मोर अफेक्ट हॉस्पिटल एडमिशंस और विद इन 30 डे आफ्टर द प्रोसीजर। देखो यदि कोई पेशेंट आपके आईसीयू में एडमिट है और आपको इनमें से कोई सा भी इन्फेक्शन मिलता है पेशेंट को, वो HAI में काउंट होगा। दूसरा, यदि आपने देखा हो कभी कभी कोई पेशेंट आपका डिस्चार्ज होकर चला गया, ठीक है, उसकी सर्जरी हुई थी, सर्जरी होने के बाद वो अपने घर चला गया, लेकिन घर जाने के बाद में उसी जाने के बाद वहाँ पे उसको पस बन गई, ठीक है, उसको एलर्जी हो गई या फिर उसको स्वेलिंग आ गई है या उसको ब्लीडिंग हो रही है, तो उस कंडीशन में क्या आता है, पेशेंट दोबारा आपके ऑर्गेनाइजेशन में आता है, ठीक है। और वहाँ पे हम काउंट करते हैं SSI, जिसे बोलते हैं सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। इसमें होता क्या है कि जिस पार्ट का जो भी प्रोसीजर हुआ होता है उस पार्ट का कल्चर कराया जाता है, सैंपल लिया जाता है। सैंपल लेने के बाद में वो लैब में जाता है, आपको माइक्रोबायोलॉजी लैब में, वहाँ पे उसका कल्चर लगता है। कल्चर लगने के बाद में यदि वहाँ पे बैक्टीरिया पॉजिटिव आता है तो आप उसे SSI में काउंट करोगे, यानी सर्जिकल साइट इन्फेक्शन में काउंट करोगे। और ये होगा कब, सर्जरी होने के बाद। यदि किसी पेशेंट वो भी डिस्चार्ज होकर चला जाता है, लेकिन वो पेशेंट को कम से कम 30 दिन तो होने चाहिए, ठीक है, तो उसे काउंट कर सकते हो। नेक्स्ट, पहला आता है कोटी। इन चारों का तो आपको पता होना चाहिए, जब भी आपको हॉस्पिटल या हेल्थ केयर एसोसिएट इन्फेक्शन के बारे में पूछा जाए तो इन चारों एकदम से आपके माइंड में आ जाना चाहिए। पहला होता है कैथेटर एसोसिएट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, सेकंड होता है SSI यानी सर्जिकल साइट इन्फेक्शन, थर्ड होता है क्लैप्सी जिसे बोलते हैं सेंट्रल लाइन एसोसिएट ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन, और नंबर 4 होता है वेंटिलेटर एसोसिएट निमोनिया, ठीक है। ये चारों क्या होते हैं, आपके काउंट होते हैं एसोसिएट इन्फेक्शंस में, ठीक है। अब मैं एक वीडियो में इसके लिए कुछ KPI यूज़ होती है, जैसे क्वालिटी इंडिकेटर यूज होते हैं, उनको हम निकालते कैसे उसके बारे में मैं सेपरेट आपको बता दूंगा, जिससे कि आप इस डेटा को कैसे ऑब्जर्व करोगे
आपको पता रहे। क्योंकि दूसरा, यदि आप क्वालिटी मैनेजर काम कर रहे हो, या फिर आप इन्फेक्शन कंट्रोल ऑफिसर को काम कर रहे हो, या फिर इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स वर्क कर रहे हो, तो इस पर आपकी कमांड 100% होनी चाहिए। यदि आपकी इसी कमांड इस पर अच्छी नहीं है ना, तो आप इन्फेक्शन को कंट्रोल नहीं कर पाओगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल। सबसे पहले क्या आता है, स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस, ट्रीट ऑल ब्लड्स एंड बॉडी फ्लूइड एंड पोटेंशियल इन्फेक्शंस। सेकंड, यूज़ ग्लव्स, गाउन, मास्क, आई प्रोटेक्शन एज अप्रोप्रिएट। ये बहुत ज़रूरी है। यदि आप अपने डिपार्टमेंट में इन्फेक्शन को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो आपको पीपीई प्रोटोकॉल को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशंस। अब जब भी आप किसी भी पेशेंट के पास जाओ, ठीक है, सपोज कोई पेशेंट आपका, उससे टीबी हो रखी है, अब उसके ये अगर इससे कोई इन्फेक्शन फैलेगा तो एयरबॉर्न इन्फेक्शन फैलेगा, ठीक है। अब आप उससे बचना चाहते हो कि भाई मुझको भी इन्फेक्शन ना हो, और मेरे स्टाफ को भी इन्फेक्शन ना हो, और मेरे जो अदर पेशेंट हैं उनको भी इन्फेक्शन ना हो, तो भाई आपको N95 मास्क यूज़ करना पड़ेगा। और जो रूम है, जिस रूम में भी उसको रखा गया है, जैसे एचडी डिपार्टमेंट रखा गया है, तो उसका जो प्रेशर है वो नेगेटिव प्रेशर होना चाहिए। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट आता है ड्रॉपलेट। बट ड्रॉपलेट में क्या होता है, जैसे इन्फ्लुएंजा आपकी एक डिजीज़ होगी, ठीक है, अगर ये आपके ऑर्गेनाइजेशन में ग्रो कर रही है, तो आपको सर्जिकल मास्क यूज़ करना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट में क्या होता है, जैसे आपने देखा कोविड-19 आया था कुछ दिन पहले 2019 में, उस टाइम पे क्या बोला गया था, भाई अगर आप किसी भी स्पेस को टच करना चाहते हो, सबसे पहले आपको ग्लव होने चाहिए, आपने गाउन पहना हो, और हैंड सैनिटाइजर प्रोटोकॉल फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। देखो, इन्फेक्शन को कंट्रोल करने का सबसे आसान तरीका क्या है, हैंड हाइजीन प्रोटोकॉल। इससे होगा क्या, देखो क्या होता है, जो भी बैक्टीरियाज आपके हैंड पे अवेलेबल है, जब आप हैंड हाइजीन प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं तो किल हो जाता है। यदि आप नॉर्मल वाटर से क्लीन करोगे तो बैक्टीरिया आपके हैंड पे अवेलेबल रहेंगे, वो किल नहीं होंगे। तो वो क्या होगे, आप दूसरे पे आप किसी फ्रेंड से जाके मिलोगे, या किसी आप पेशेंट से जाके मिलोगे, तो बैक्टीरिया उसके पास ट्रांसफर हो जाएंगे, तो फिर वो उसको भी इन्फेक्टेड करेंगे। तो उसके लिए हैंड हाइजीन प्रोटोकॉल फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, इन्वायरमेंट हाइजीन। ये क्यों ज़रूरी है, आपने पता, यदि आप आईसीयू में काम कर रहे हैं, आईसीयू में मल्टीपल पेशेंट होते हैं जो कि इन्फेक्टेड होते हैं, ठीक है। अब कभी कभी उनको फ्लूइड डल जाए, या फिर उनका यूरिन डल जाए, तो उससे क्या होगा, उससे फ्लोर पे ना कुछ बैक्टीरियाज ग्रो हो जाते हैं। तो उसके लिए वहाँ पे प्रॉपर डीप क्लीनिंग होना चाहिए, इक्विपमेंट प्रॉपर क्लीन होना चाहिए, डस्टिंग प्रॉपर होना चाहिए, जिससे कि वो इन्वायरमेंट पूरा क्लीन रहे। उसके बाद में आप उस डिपार्टमेंट को फूमिगेट भी कर सकते हो। उससे पहले आपको क्या करना है, फूमिगेट करने से पहले आपको करना है, भाई आपको कल्चर कराना है डिपार्टमेंट के। दो तरह के कल्चर होंगे, एक तो प्री कल्चर होगा, एक पोस्ट कल्चर होगा। आपको कल्चर ले लेने हैं, और उसके बाद में माइक्रोबायोलॉजी लैब में भेज देने हैं। वहाँ पे क्या होगा, वो टेस्टिंग होगी, आपको पता चल जाएगा कि आपके डिपार्टमेंट में कौन कौन से बैक्टीरिया पॉजिटिव हैं, ठीक है। उसके बाद आपको फूमिगेशन करना है। फूमिगेशन करने के बाद में जब आप दोबारा से कल्चर भेजते हैं, जिसे हम पोस्ट कल्चर भी बोलते हैं, उसमें आपको पता चलता है कि भाई फूमिगेशन के बाद में ऐसा तो नहीं मेरे डिपार्टमेंट में बैक्टीरिया फिर भी ग्रो कर रहे हैं। तो ये आपका बहुत ज़रूरी है यदि आप इन्फेक्शन कंट्रोल करना चाहते हो डिपार्टमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका सेफ डिस्पोजल और बायोमेडिकल वेस्ट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं सभी वीडियो में बताता हूँ कि जब भी आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में इन्फेक्शन को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो आपको बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट प्रोटोकॉल फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। आपको सेग्रीगेशन का भी पता होना चाहिए, आपको सेपरेशन का भी पता होना चाहिए, आपको डिस्पोजल का भी पता होना चाहिए, और आपको कलर कोडिंग की भी नॉलेज होनी चाहिए कि कौन से कलर में कौन सा वेस्ट आपको डालना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हैंड हाइजीन प्रोटोकॉल्स। अब हैंड हाइजीन प्रोटोकॉल आपको फॉलो कब करने हैं, सबसे पहले मोमेंट फॉर द हैंड हाइजीन्स। ये 5 मोमेंट है ना, आपने जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो, किसी भी हॉस्पिटल में चले जाओ, आप स्मॉल हॉस्पिटल में चले जाओ, आप लार्ज हॉस्पिटल में चले जाओ, तो आपको ये 5 मोमेंट हमेशा डिस्प्ले हुए मिलेंगे। इसका मतलब क्या है, सबसे पहला था बिफोर टचिंग ए पेशेंट। आपको पता है ये पेशेंट हो गया, ठीक है। अब ये पेशेंट है ना, इसके पास जाने से पहले आपको 5 मोमेंट यूज़ करने हैं। 5 मोमेंट कौन कौन से, पहला होगा बिफोर टचिंग ए पेशेंट। भाई आप पेशेंट के पास नहीं गए, आपको पता पेशेंट को मेडिसिन देने जाना है, या उसकी फाइल चेक करनी है, या उसके वाइटल लेने हैं। जब आप अपने काउंटर से चलोगे तो आपको हैंड सैनिटाइज कर लेने हैं, या फिर जो आपका पेशेंट होता है, पेशेंट की जो आपकी टेबल होती है, कार्डिक टेबल होती है, उसके ऊपर भी सैनिटाइजर रखा होता है, उससे भी आप कर सकते हो। सेकंड, बिफोर क्लीनिंग एसेप्टिक प्रोसीजर। जब भी आपने देखा होगा हम क्लीनिंग करते हैं, भाई हमें सैंपल लेना है, ठीक है, उससे पहले भी आपको क्या करना है, प्रॉपर हैंड क्लीन करना है। उसके बाद आफ्टर बॉडी फ्लूइड एक्सपोज रिस्क। अब आपने उसको सैंपल लिया है, या फिर जो उसका यूरिन है उसको आपने वहाँ से डिस्कार्ड करने की कोशिश की है, या फिर उसका कोई भी जो स्वेटिंग आ रही है उसको, या कोई भी उसको पस निकल रहा है, या फिर उसको आप उसकी स्पीड निकाल रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी आपको क्या करना है,
हैंड वॉशिंग प्रोटोकॉल फॉलो करना है। उसके बाद आफ्टर टचिंग ए पेशेंट, आपने टच किया पेशेंट को, सपोज करो उसकी आपने बेड शीट ठीक करी है, उसके जो ब्लैंकेट लिया उसको ठीक किया है, या उसको कहीं से भी टच किया, तो तब भी आपको हैंड हाइजीन प्रोटोकॉल फॉलो करना है। आफ्टर टचिंग पेशेंट सराउंडिंग, अब आप गए, आपने देखा कि भाई उसकी ट्रॉली पे कुछ मेडिसिन रखी है, मेडिसिन को आपने वहाँ से उठाया उसके लॉकर में रखा, तो लॉकर में रखने के बाद आए, तो उस टाइम पे भी आपको हैंड हाइजीन प्रोटोकॉल फॉलो करना है। इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक हैंड हाइजीन प्रोटोकॉल होता है, दूसरा हैंड रब होता है। यदि आपको हैंड में कोई भी विजिबल दिखे, यानी सॉलिड पार्ट दिखे, तो आपको हैंड वॉश करना है, और यदि आपको दिख रहा मेरे हैंड बिल्कुल क्लीन है, तो आपको हैंड रब करना है। ओके, अब चलते हैं मेथड। इसके दो मेथड होते हैं, सोप वाटर। सबसे पहले व्हेन हैंड आर विजिबल डर्टी, जब भी आपकी हैंड आपको दिक्कत डर्टी है, तो आप कोई भी हैंड सैनिटाइजर यूज़ कर सकते हो, और यदि नहीं है तो आप अल्कोहल बेस्ड रब यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब ये टेक्निक कितने टाइम के लिए फॉलो होती है? देखो, अगर आप हैंड वॉशिंग टेक्निक भी फॉलो कर रहे हैं, तो आपको कम से कम 20 से 30 सेकंड तक आपको अपने हैंड क्लीन करने हैं, और उसमें भी आपको 7 स्टेप फॉलो करने हैं। नॉर्मली 7 स्टेप जो होते हैं उसकी तो आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है कि इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिस। ये बहुत ज़रूरी है यदि आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन्फेक्शन को कंट्रोल करना चाहते हैं। सबसे पहले यूज़ पीपीई। देखो, जो भी आपका स्टाफ है, आपका नर्सिंग स्टाफ हो सकता है, आपका हाउसकीपिंग हो सकता है, आपका जीडी हो सकता है, या आपका डॉक्टर्स हो सकता है, कोई भी है, तो उससे प्रॉपर ग्लव्स, गाउन, मास्क, आई प्रोटेक्टर एज पर रिस्क, ये सब चीज़ें उसको फॉलो करनी है। ये मैं क्या बता रहा हूँ, अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन्फेक्शन को कंट्रोल करना चाहते हैं। सेकंड आता है सेफ इंजेक्शन प्रैक्टिस। आपने देखा कि नीडल एक्सचेंजरी बहुत ज़्यादा होती है, उसको कम करने के लिए क्या करना है, सिंगल यूज नीडल। आपको एक नीडल को एक ही पेशेंट्स के साथ यूज़ करना है, सेकंड के साथ यूज़ नहीं करना है। ठीक है। सेकंड, प्रॉपर डिस्पोजल। अब आपने यूज़ कर ली, यूज़ करने के बाद में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रॉपर उसको आप डिस्कार्ड करें बायोमेडिकल वेस्ट में। ठीक है। नेक्स्ट है स्टीलाइजेशन डिसइंफेक्शन। भाई यहाँ पे जो पूरा मेन रोल आ जाता है वो आपका सीएसडी डिपार्टमेंट का आ जाता है, क्योंकि आपको पता है जो भी आपके इक्विपमेंट्स होते हैं वो जो स्टेलाइज होते हैं वो सीएसडी डिपार्टमेंट में होते हैं। तो आपके पास में कम से कम सीएसडी अवेलेबल होनी चाहिए, और उसकी गाइडलाइन भी होनी चाहिए। जैसे आपको पता है, यदि आप किसी पेशेंट की ओटी करने जा रहे हो, तो आपको इंस्ट्रूमेंट भी चाहिए, आपको सरफेस के लिए भी रिक्वायरमेंट है, फिर जो भी मेडिकल डिवाइस है आपको वो भी तो रिक्वायरमेंट है। अब सपोज आपका मॉनिटर लगा हुआ है, भाई आप उसको अल्कोहल से तो क्लीन करोगे, डिसइंफेक्टेड तो करोगे। जब तक उसको डिसइंफेक्टेड नहीं करोगे, बैक्टीरिया तो वहाँ पे अवेलेबल रहेगा। ठीक है। उसके बाद आइसोलेशन प्रोसीजर, इन्फेक्शन प्रैक्टिस। अब जो भी इन्फेक्टेड पेशेंट आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है, तो आप उसे आइसोलेशन रूम में रख सकते हो, और उसके लिए आपको प्रॉपर गाइडलाइन फॉलो करनी पड़ेगी, पीपी किट यूज़ करनी पड़ेगी, हैंड सैनिटाइजर यूज़ करना पड़ेगा, और उसका एक एरिया अलग से रखना पड़ेगा जिससे कि इन्फेक्शन और पेशेंट को या ना हो और स्टाफ को ना हो। ठीक है। नेक्स्ट, वैक्सीनेशन ऑफ स्टाफ। ये बहुत ज़रूरी है। जब आपने देखा होगा, जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन होते हैं, तो वहाँ पे एक इंडक्शन प्रोग्राम होता है। ठीक है। इंडक्शन प्रोग्राम कंप्लीट होने के साथ साथ में आपका वैक्सीनेशन कराया जाता है। ठीक है, जिसमें हेपेटाइटिस बी, इन्फ्लुएंजा के लिए भी आपको वैक्सीन लगती है। नेक्स्ट, एंटी माइक्रोबल स्टेपसिप्स। भाई यहाँ पे क्या होता है, आपको पता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भाई मल्टीपल एंटीबायोटिक देने के लिए अवॉइड किया जाता है, जिससे कि पेशेंट को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन्फेक्शन को कंट्रोल करना चाहते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।